दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियोस कहां से देख रहे हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम तन्वी है और मेरी शादी को अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था। मैं अपने ससुराल में अपने पति रवि, अपनी सास, अपने देवर विनोद और अपनी छोटी ननंद रिधि के साथ रहती थी। शुरू शुरू में मुझे लगा था कि शादी के बाद जिंदगी बहुत खूबसूरत होने वाली है, क्योंकि मेरे ससुराल वाले पहली नज़र में काफ़ी अच्छे लगे थे और रवि भी शादी से पहले बहुत समझदार और जिम्मेदार इंसान लगते थे। इसलिए मैंने भी इस रिश्ते को पूरे दिल से अपनाया था। मैं हमेशा यही चाहती थी कि नौकरी और परिवार दोनों को अच्छे से संभालूं, ताकि किसी को भी मेरी वजह से कभी शिकायत न हो। मैं एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर के पद पर काम करती थी। मेरी नौकरी आसान नहीं थी, लेकिन मुझे अपने काम से बहुत प्यार था। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ ऑफिस जाकर बैठने की नहीं थी, बल्कि एक पूरे प्रोजेक्ट को शुरुआत से लेकर उसके पूरा होने तक संभालने की होती थी। मुझे अपनी टीम के साथ मिलकर नए प्रोडक्ट की योजना बनानी पड़ती थी, ग्राहकों की ज़रूरत समझनी पड़ती थी, अलग अलग टीमों के साथ मीटिंग करनी पड़ती थी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डिज़ाइनर, टेस्टिंग टीम और मार्केटिंग टीम के साथ रोज़ बात करनी पड़ती थी, ताकि हर काम समय पर पूरा हो। अगर किसी प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत आती तो उसका हल निकालना भी मेरी जिम्मेदारी होती थी। कई बार मुझे दूसरे शहरों और दूसरे देशों के क्लाइंट्स के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन मीटिंग भी करनी पड़ती थी। मेरी मेहनत की वजह से कंपनी में मेरी अच्छी पहचान बन चुकी थी। मेरे सीनियर मुझ पर भरोसा करते थे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट मुझे ही दिए जाते थे। मुझे हर महीने अच्छी सैलरी मिलती थी और कंपनी की तरफ से दूसरी सुविधाएं भी मिलती थी। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती थी कि अपने काम में कभी कोई कमी ना आने दूं। दूसरी तरफ मेरे पति रवि भी एक प्राइवेट कंपनी में ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव की नौकरी करते थे। शुरुआत में उनकी नौकरी भी बहुत अच्छी चल रही थी। वो रोज समय पर ऑफिस जाते थे, अपने काम को पूरी जिम्मेदारी से करते थे और हम दोनों मिलकर अपने भविष्य के लिए छोटे छोटे सपने देखा करते थे। कभी अपने घर की बात करते थे, कभी नई कार लेने की और कभी घूमने जाने की योजना बनाते थे। शादी के शुरुआती दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे। मैं सुबह जल्दी उठती, सबसे पहले घर का थोड़ा बहुत काम करती, फिर सबके लिए नाश्ता तैयार करवाने में सास की मदद करती। उसके बाद जल्दी से तैयार होकर ऑफिस चली जाती। शाम को वापस आने के बाद फिर घर के काम में हाथ बटाती। मेरी कोशिश रहती थी कि नौकरी की वजह से घर वालों को कभी ये महसूस न हो कि मैं अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रही हूँ। मेरी सास भी शुरुआत में मेरे काम की तारीफ करती थी और रिश्तेदारों के सामने कहती थी कि हमारी बहू नौकरी भी करती है और घर भी संभालती है। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन धीरे धीरे वक्त बदलने लगा। कुछ महीनों के बाद रवि की नौकरी में दिक्कतें शुरू हो गईं। जिस कंपनी में वो काम करते थे, उसकी आर्थिक हालत खराब होने लगी। कई प्रोजेक्ट बंद हो गए और कर्मचारियों पर काम का दबाव बढ़ गया। पहले उन्हें समय पर सैलरी मिल जाती थी, लेकिन अब कई कई हफ्तों की देरी होने लगी। कभी आधी सैलरी मिलती तो कभी बिल्कुल नहीं मिलती। रवि बाहर से सामान्य रहने की कोशिश करते थे, लेकिन मैं समझ जाती थी कि वो अंदर ही अंदर बहुत परेशान है। उन्होंने कई जगह दूसरी नौकरी के लिए कोशिश भी की, लेकिन उस समय उन्हें कोई अच्छा मौका नहीं मिला। धीरे धीरे घर की ज्यादातर जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गईं। बिजली का बिल, पानी का बिल, किराने का सामान, दवाइयों का खर्च, घर के छोटे बड़े सभी खर्चे मैं ही उठाने लगी। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि मैं रवि को अपना जीवन साथी मानती थी और मुझे लगता था कि मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देना ही असली रिश्ता होता है। इसलिए मैंने कभी उनसे कोई शिकायत नहीं की, बल्कि उन्हें हमेशा हिम्मत देती रही और कहती कि बुरा समय हमेशा नहीं रहता, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन शायद मेरी यही बात धीरे धीरे घर वालों को चुभने लगी। मेरी सास पहले तो कुछ नहीं कहती थी, लेकिन अब उनके व्यवहार में थोड़ा बदलाव आने लगा। अगर मैं ऑफिस से कभी देर से घर पहुंचती तो वो ताना मार देती कि बड़ी अफसर बन गई हो, घर की कोई चिंता ही नहीं रहती। कभी कहती कि नौकरी करने वाली औरतें घर नहीं संभाल सकती। मैं उनकी बातें सुनकर भी चुप रहती, क्योंकि मैं घर में किसी तरह का झगड़ा नहीं चाहती थी। मेरी ननंद रिधि भी अब अपनी माँ की बातों में आकर मुझे ताने देने लगी थी। वो कहती कि भाभी, आपको तो बस ऑफिस की ही पड़ी रहती है, घर की तरफ आपका ध्यान ही नहीं रहता। जबकि सच ये था कि मैं सुबह सबसे पहले उठती थी और रात को सबसे आखिर में सोती थी। मैं अपनी पूरी कोशिश करती थी कि किसी को शिकायत का मौका न मिले। मेरे देवर विनोद का स्वभाव बाकी लोगों से अलग था।
वो हमेशा मेरा सम्मान करता था और कई बार जब मैं ऑफिस से थक कर आती थी तो वो खुद रसोई से पानी लाकर दे देता था। अगर माँ मुझे कुछ कहती तो वो धीरे से बोल देता कि भाभी सुबह से काम कर रही हैं, उन्हें थोड़ा आराम भी करने दीजिए। लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनता था। रवि भी पहले मेरा साथ देते थे, लेकिन नौकरी की परेशानी और लगातार तनाव की वजह से वो पहले जैसे नहीं रहे थे। अब वो ज्यादा चुप रहने लगे थे। कई बार घंटों अपने कमरे में बैठे रहते और किसी से बात भी नहीं करते। मैं उन्हें समझाने की कोशिश करती, लेकिन वो सिर्फ इतना कहते कि सब ठीक हो जाएगा। मैं उनकी परेशानी समझ सकती थी, इसलिए मैंने कभी उन पर किसी बात का कोई दबाव नहीं डाला। एक दिन मैं ऑफिस से लौटी तो देखा घर में अजीब सा माहौल था। मेरी सास सोफे पर बैठी थी और उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे कहा, आखिर आ ही गई बड़ी मैडम। मैंने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, आज ऑफिस में एक ज़रूरी मीटिंग थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। उन्होंने तुरंत कहा, मीटिंग खत्म हो गई हो तो अब घर की भी मीटिंग कर लो, यहाँ भी बहुत काम पड़ा है। मैं बिना कुछ बोले अपने कमरे में गई, बैग रखा और कपड़े बदलकर सीधे रसोई में पहुंच गई। वहां जाकर देखा तो रात का खाना अभी तक नहीं बना था। मैंने तुरंत खाना बनाना शुरू किया, लेकिन उस दिन पहली बार मेरे मन में ये सवाल आया कि क्या सिर्फ इसलिए मैं नौकरी करती हूँ मुझे हर बात के लिए गलत माना जाएगा? क्या मेरी मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती? लेकिन अगले ही पल मैंने खुद को संभाल लिया, क्योंकि मुझे अभी बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये तो मेरी ज़िंदगी की मुश्किलों की सिर्फ शुरुआत थी। आगे आने वाले दिनों में मेरे साथ ऐसा होने वाला था जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और अब हमारी ज़िंदगी का यही नियम बन गया था कि जैसे ही हर महीने मेरी सैलरी आती, मैं सबसे पहले अपने खर्चे का हिसाब बनाती, फिर बिना किसी बहस के 50,000 रुपये अपनी सास के हाथ में रख देती और बाकी 50,000 रुपये अपने बैंक अकाउंट में जमा कर देती थी। मैं ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि मेरा एक सपना था कि आने वाले समय में मैं अपनी मेहनत की कमाई से अपने एक फ्लैट खरीदूं। मैं हमेशा से चाहती थी कि ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो, कम से कम मेरे पास अपनी मेहनत से ख़रीदा हुआ एक घर ज़रूर हो। इसलिए मैं हर महीने थोड़े थोड़े पैसे बचा रही थी। मुझे लगता था कि अगर आज से बचत करूंगी तो कुछ साल के बाद बिना किसी पर बोझ बने अपना सपना पूरा कर सकूंगी। मेरी सैलरी से घर का खर्च आराम से चल सकता था, क्योंकि उस समय घर में हम ज़्यादा लोग भी नहीं थे। मेरी ननंद रिधि अभी कॉलेज में पढ़ रही थी, उसकी फीस और पढ़ाई का खर्च था, लेकिन उसके अलावा कोई बहुत बड़ा खर्च नहीं था। मेरी सास की दवाइयों का खर्च भी था, क्योंकि उनकी तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी, इसलिए मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं ज़्यादा पैसे दे रही हूँ। मुझे लगता था कि परिवार है तो जिम्मेदारी भी मेरी है। मेरे पति रवि की नौकरी पहले जैसी नहीं चल रही थी, इसलिए मैं चाहती थी कि उन्हें पैसों की चिंता बिल्कुल ना करनी पड़े और वो आराम से कोई नई नौकरी ढूंढ सकें या अपने काम पर ध्यान दे सकें। मेरे देवर विनोद की बात अलग थी। वो कोई नौकरी नहीं करता था, लेकिन हर कुछ महीनों के बाद कोई नया बिजनेस करने का सपना लेकर बैठ जाता था। कभी कहता ऑनलाइन सामान बेचूंगा, कभी कहता कपड़ों का काम शुरू करूंगा, कभी किसी दोस्त के साथ पार्टनरशिप करने की बात करता, लेकिन उन योजनाओं में अपना एक भी रुपया नहीं लगाता था। हर बार पैसे या तो माँ से मांगता या फिर अपने बड़े भाई रवि से। कई बार तो मेरी सास खुद रवि से कह देती थी कि बेटा, विनोद को थोड़ा पैसा दे दो, इस बार उसका काम जरूर चल जाएगा। लेकिन हर बार कुछ महीनों बाद ही सारा पैसा डूब जाता और फिर कोई नया आइडिया सामने आ जाता। शुरू में मैंने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगा हर इंसान जिंदगी में कुछ न कुछ करने की कोशिश करता है। लेकिन जब से मैंने हर महीने घर के लिए 50,000 रुपये देना शुरू किया था, तब से विनोद ने रवि से पैसे मांगना लगभग बंद कर दिया था, क्योंकि अब उसकी माँ के पास हर महीने अच्छी रकम आ जाती थी और ज़रूरत पड़ने पर वो वहीं से उसे पैसे दे देती थी। मुझे ये बात बाद में समझ आई, लेकिन उस समय भी मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर घर में शांति बनी रहे तो वही सबसे अच्छी बात है। लेकिन धीरे धीरे मुझे एक बात अजीब लगने लगी। हर महीने मैं तय समय पर पूरे 50,000 रुपये सास के हाथ में रख देती थी। उसके बाद भी महीने के ख़त्म होने से पहले ही वो मेरे पास आकर कहती, बेटा थोड़े और पैसे दे दो, घर में सामान ख़त्म हो गया, खर्चा बहुत बढ़ गया है। पहले पहल तो मैंने बिना कुछ पूछे उन्हें पैसे दे दिए, क्योंकि मुझे लगा सच में ज़रूरत होगी, लेकिन यह हर महीने होने लगा। एक दिन उन्होंने फिर मुझसे कहा, बेटा 5,000 रुपये और दे दो, राशन ख़त्म हो गया। मैंने प्यार से कहा, माँ जी, मैंने अभी तो कुछ दिन पहले ही आपको पूरे 50,000 रुपये दिए थे, वो पैसे इतने जल्दी कैसे ख़त्म हो गए? उन्होंने तुरंत कहा, अरे बेटा, तुम्हें क्या पता घर चलाने में कितना खर्च होता है। मेरी दवाइयाँ आती हैं, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, फिर रिद्धि की कॉलेज फीस भी जाती है,
कभी बिजली का बिल आ जाता है, कभी कोई और खर्चा निकल आता है। पैसा पता ही नहीं चलता कब खत्म हो जाता है। उनकी बात सुनकर मैंने उस दिन भी उन्हें कुछ पैसे दे दिए, लेकिन मेरे मन में हल्का सा सवाल ज़रूर आया, क्योंकि मैं खुद भी हिसाब किताब समझती थी और मुझे अंदाज़ा था कि इतने लोगों के घर का खर्च 50,000 रुपए में आराम से चल सकता है। अगले महीने फिर से वही हुआ। मैंने सैलरी मिलते ही 50,000 रुपए उन्हें दिए और बाकी पैसे अपने अकाउंट में जमा कर दिए। लेकिन महीने के बीच में ही वो फिर मेरे कमरे में आ गई और बोली, बेटा इस बार 10,000 रुपए और दे दो, कुछ ज़रूरी खर्च आ गया है। मैंने उनसे धीरे से पूछा, माँ जी अगर आपको बुरा न लगे तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि इतने पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं? शायद मैं भी हिसाब समझ लूँ तो आगे से पहले से ज़्यादा पैसे दे दिया करूँगी। मेरी बात सुनते ही उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने थोड़ा नाराज़ होकर कहा, क्या अब मुझे हर खर्च का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा? मैं इतने साल से घर चला रही हूँ, मुझे पता है कितना पैसा लगता है। तुम अभी नई नई आई हो, तुम्हें क्या पता घर चलाने में कितनी मुश्किलें होती हैं। मैं तुरंत चुप हो गई, क्योंकि मैं उनका दिल दुखाना नहीं चाहती थी। मैंने बिना कुछ कहे फिर उन्हें पैसे दे दिए। लेकिन उस दिन पहली बार मेरे मन में ये बात बैठ गई कि कहीं न कहीं कुछ ऐसा ज़रूर है जो मुझे नहीं बताया जा रहा। मैं किसी पर शक नहीं करना चाहती थी, लेकिन बार बार बिना वजह पैसे मांगना मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर भी मैंने अपने सपने को नहीं छोड़ा। मैं हर महीने जैसे तैसे कुछ पैसे अपने बैंक अकाउंट में जमा करती रही, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने बचत बंद कर दी तो अपना फ्लैट खरीदने का सपना शायद कभी पूरा नहीं हो पाएगा। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले समय में पैसों से जुड़ा यही मामला मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच मेरे सामने लाने वाला था। और फिर धीरे धीरे करके वक्त गुजरने लगा और हमारी ज़िंदगी इसी तरह चलती रही। मैं हर महीने अपनी सैलरी का हिसाब बनाती, घर का खर्च निकालती, अपनी सास को पैसे देती और बाकी रकम अपने बैंक अकाउंट में जमा कर देती थी। कई बार बीच महीने में भी मुझे उन्हें अलग से पैसे देने पड़ते थे, लेकिन उसके बाद भी मैंने अपनी बचत कभी बंद नहीं की, क्योंकि मैं अपने उस छोटे से सपने को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहती थी। मैं हमेशा सोचती थी कि ज़िंदगी में इंसान के पास चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हों, अगर उसके पास अपना एक घर हो तो उसे एक अलग ही सुकून मिलता है। मेरे पास नौकरी शुरू करने के समय से ही कुछ अच्छी बचत थी और शादी के बाद भी मैं लगातार पैसे जोड़ती रही थी। धीरे धीरे मेरे अकाउंट में इतनी रकम जमा हो गई कि मुझे लगा अब अपना सपना पूरा करने का समय आ गया। मैंने छुट्टी लेकर कई दिनों तक अलग अलग जगह फ्लैट देखे। कोई बहुत महंगा था तो कोई मुझे पसंद नहीं आया। आखिर काफ़ी तलाश करने के बाद मुझे एक छोटा लेकिन बहुत ही अच्छा फ्लैट पसंद आ गया। उसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए थी। वो 2 बीएचके का फ्लैट था। उसमें 2 कमरे, एक हॉल, एक किचन, 2 बाथरूम और एक छोटी सी बालकनी थी। बालकनी से सुबह की धूप बहुत अच्छी आती थी और सामने थोड़ी खुली जगह भी थी, जहां शाम के समय ठंडी हवा चलती थी। फ्लैट बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन मेरे लिए वही किसी सपने से कम नहीं था। मैंने पहली बार जब उसकी चाबी अपने हाथ में ली तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि ये घर किसी की दी हुई चीज़ नहीं थी, बल्कि मेरी अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा गया था। उस दिन मुझे अपनी मेहनत पर बहुत गर्व महसूस हुआ। वो इलाका हमारे घर से थोड़ा दूर था। अभी वहाँ ज़्यादा लोग नहीं रहते थे। आसपास कई खाली प्लॉट थे, कुछ जगह नई सड़कें बन रही थी और कई नई सोसाइटियों का निर्माण भी चल रहा था। प्रॉपर्टी डीलर ने मुझे बताया था कि आने वाले कुछ सालों में यहाँ बहुत तेज़ी से विकास होगा और इस इलाके की कीमत भी कई गुना बढ़ जाएगी। मैंने भी सोचा कि रहने के लिए तो ये जगह अच्छी है, साथ ही भविष्य के लिए भी ये एक अच्छा निवेश रहेगा। इसलिए मैंने बिना ज़्यादा देर किए वो फ्लैट खरीद लिया। फ्लैट की रजिस्ट्री पूरी होने के बाद मैं सबसे पहले वहाँ अकेली गई। मैंने दरवाज़ा खोला और धीरे धीरे पूरे घर में घूमी। हर कमरे को देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं सोच रही थी कि एक दिन मैं अपने इस घर को अपने मन के हिसाब से सजाऊंगी, दीवारों पर अपनी पसंद के रंग करवाऊंगी, छोटी सी बालकनी में पौधे लगाऊंगी और जब कभी जिंदगी में बहुत थक जाऊंगी तो यहीं बैठकर सुकून से चाय पिया करूंगी। उस खाली फ्लैट में उस दिन कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वहां मेरी सारी मेहनत और मेरे सारे सपने मेरे साथ खड़े हों। उस खुशी को मैं किसी के साथ बांटना नहीं चाहती थी। मेरे मायके में अब मेरा कोई नहीं बचा था, बस मेरे एक बड़े भाई थे, जिन्होंने हमेशा मुझे बेटी की तरह नहीं बल्कि अपने बच्चे की तरह संभाला था। माँ पापा के जाने के बाद उन्होंने कभी मुझे अकेला महसूस ही नहीं होने दिया। शादी के बाद भी वो हमेशा मेरा हालचाल पूछते रहते थे। अगर 2-3 दिन मेरी बात ना हो तो खुद फ़ोन कर लेते थे और पूछते थे कि सब ठीक है ना तन्वी, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है।
मेरे लिए वो सिर्फ बड़े भाई नहीं बल्कि पिता जैसी जिम्मेदारी निभाने वाले इंसान थे। इसलिए सबसे पहले मैंने उन्हें ही फ़ोन किया। जैसे ही उन्होंने फ़ोन उठाया, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, आज आपके लिए खुशखबरी है। उन्होंने हंसते हुए पूछा, क्या बात है? आवाज़ से तो लग रहा है आज बहुत खुश हो। मैंने कहा, भैया, मैंने अपनी मेहनत की कमाई से अपना पहला फ्लैट खरीद लिया है। कुछ पल के लिए वो बिल्कुल चुप हो गए, फिर उनकी आवाज़ भर्रा गई। उन्होंने कहा, सच में तन्वी, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुमने हमेशा अपनी मेहनत पर भरोसा किया और आज उसका फल भी मिल गया। ऊपर वाला तुम्हें हमेशा खुश रखे। उन्होंने मुझे ढेर सारी बधाइयाँ दी और कहा कि मैं जल्द ही आकर तुम्हारा नया फ्लैट देखूंगा। हमारी काफ़ी देर तक बातें होती रहीं। उन्होंने बार बार यही कहा कि आज अगर माँ पापा होते तो तुम्हें देखकर कितना खुश होते। उनकी ये बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं, लेकिन दिल में एक सुकून भी था कि कम से कम मेरा भाई मेरी हर खुशी में आज भी वैसे ही शामिल होते हैं कि कम से कम मेरे भाई मेरी हर खुशी में आज भी वैसे ही शामिल होते हैं जैसे पहले हुआ करते थे। मैं भी उन्हें हर हफ्ते कम से कम एक बार ज़रूर फ़ोन करती थी और वो भी मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने देते थे। उनके बाद मैंने अपने ससुराल में भी सबको इस बारे में बताया। जैसे ही मैंने कहा कि मैंने अपनी मेहनत से एक फ़्लैट ख़रीद लिया है, तो सबने मुझे बधाई दी। मेरी सास ने भी मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छी बात है बहू, ऊपर वाला तुम्हें और तरक्की दे। रवि भी उस समय खुश नज़र आ रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे पता था तुम एक दिन ज़रूर अपना सपना पूरा करोगी। रिधि और विनोद ने भी मुझे बधाई दी और बोले कि अब तो हमें भी नया फ्लैट दिखाने ले चलना। उस समय पूरे घर का माहौल बहुत अच्छा था, सब लोग खुश दिखाई दे रहे थे और मुझे भी लगा कि शायद मेरी इस खुशी से पूरा परिवार खुश हुआ है। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यही फ्लैट आने वाले दिनों में मेरे लिए खुशियों से ज़्यादा बड़ी परेशानी की वजह बनने वाला था। मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि आखिर विनोद को अचानक क्या हो गया था। कुछ समय पहले तक वही इंसान मेरी नौकरी करने पर सबसे ज़्यादा एतराज़ करता था, हमेशा ताने देता था कि बहू को घर संभालना चाहिए, बाहर जाकर नौकरी करने की क्या ज़रूरत है। और जब भी मैं ऑफिस के लिए निकलती तो उसके चेहरे पर साफ नाराज़गी दिखाई देती थी। लेकिन जब से मैंने फ्लैट खरीदा था, उसके व्यवहार में अचानक बहुत बड़ा बदलाव आ गया था। अब वो मुझसे प्यार से बात करने लगा था। कई बार बिना कहे मेरे लिए पानी ले आता, कभी मेरे ऑफिस से आने पर पूछता कि भाभी, थक गई होंगी, चाय बना दूं। उसकी ये बदली हुई बातें मुझे अंदर ही अंदर अजीब लग रही थी, क्योंकि किसी इंसान का स्वभाव इतनी जल्दी नहीं बदलता। मैंने कई बार सोचा कि शायद अब उसे मेरी मेहनत की अहमियत समझ में आ गई होगी, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी ज़िंदगी पहले की तरह जीने लगी। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके इस बदले हुए व्यवहार के पीछे एक बहुत बड़ी वजह छुपी हुई है और मुझे उसका सच बहुत जल्द पता चलने वाला था। इसी बीच कुछ दिनों के बाद माँ जी की तबीयत पहले से ज़्यादा ख़राब रहने लगी। पहले तो हमें लगा कि शायद उम्र बढ़ने की वजह से कमज़ोरी होगी या फिर ब्लड प्रेशर की दिक्कत होगी, लेकिन अब उन्हें अक्सर तेज़ सर दर्द होने लगा था। कई बार अचानक उनके सर में इतना दर्द होता कि वो अपना सर पकड़कर बैठ जाती। कभी उन्हें चक्कर आने लगते तो कभी बिना वजह उल्टियाँ होने लगती। कई बार चलते चलते उनका संतुलन भी बिगड़ जाता था। हमने उन्हें कई बार आराम करने के लिए कहा, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। आखिर रवि उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने पहले कुछ सामान्य जांचें करवाईं, लेकिन रिपोर्ट देखकर उन्हें कुछ शक हुआ। फिर उन्होंने कुछ और ज़रूरी टेस्ट और ब्रेन की जांच कराने के लिए कहा। रिपोर्ट आने में 2 दिन लगे और 2 दिनों में पूरे घर का माहौल बहुत तनाव में रहा। मैं रोज़ ऑफिस से लौटकर यही पूछती कि रिपोर्ट आई या नहीं, लेकिन हर बार यही जवाब मिलता कि अभी नहीं आई। फिर एक दिन मैं रोज़ की तरह ऑफिस गई हुई थी। पूरे दिन भी मेरा मन काम में नहीं लग रहा था। बार बार यही ख्याल आ रहा था कि पता नहीं रिपोर्ट में क्या निकलेगा। शाम को जब मैं घर पहुंची तो मैंने देखा कि पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा था। रवि हॉल में सर झुकाए बैठे थे, विनोद भी बिल्कुल चुप थे और रिद्धि की आंखें लाल थी, जैसे वो बहुत देर से रो रही हो। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ? सब इतने परेशान क्यों हैं? माँ जी कहाँ हैं? किसी ने भी तुरंत जवाब नहीं दिया। फिर मैंने दोबारा पूछा तो रवि ने धीरे से मेरी तरफ देखा और बहुत भारी आवाज़ में कहा, आज डॉक्टर के पास गए थे, सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं। डॉक्टर ने बताया है कि माँ जी के दिमाग में ब्रेन ट्यूमर है और बीमारी अब गंभीर हो चुकी है। डॉक्टर का कहना है कि जितनी जल्दी हो सके ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तभी उनके ठीक होने की उम्मीद है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे मेरे कानों ने शायद कुछ गलत सुन लिया हो। मैंने दोबारा पूछा, क्या सच में डॉक्टर ने यही कहा? रवि ने चुपचाप सर हिला दिया।
उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वो खुद भी अंदर से टूट चुके हैं। मैं बिना कुछ कहे तुरंत माँ जी के कमरे में चली गई। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी, उनके चेहरे पर कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी। मुझे देखते ही उन्होंने हल्की सी मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। मैंने उनका हाथ अपने हाथ में लिया और मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आजकल मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है। कितने ही लोग ऐसे ऑपरेशन करवाकर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर ने अगर ऑपरेशन करने को कहा है तो हम ज़रूर करवाएंगे। आप बस हिम्मत मत हारिए। हम सब आपके साथ हैं और आपको कुछ नहीं होने देंगे। मेरी बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया, जिसे उन्हें उस समय किसी अपने के सहारे की ज़रूरत हो, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैंने उनके आंसू पोंछे और कहा, आप बिल्कुल मत रोइए, सब ठीक होगा। ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, हम आपका सबसे अच्छा इलाज करवाएंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। उस समय कमरे में मौजूद हर इंसान की आंखें नम थीं, लेकिन किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि माँ जी की बीमारी के इलाज के बहाने बहुत ही जल्द परिवार का सच मेरे सामने आने वाला था, जो हम सबकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला था। उस रात घर का माहौल इतना भारी था कि किसी का भी ठीक से खाना खाने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी हम सब एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे, क्योंकि ऐसे समय में एक दूसरे का साथ देना ही सबसे बड़ी बात होती है। सब लोग चुपचाप बैठे थे, किसी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। माँ जी भी अपने कमरे में आराम कर रही थी, इसलिए उनके लिए हल्का खाना अलग से भेज दिया गया था। हम सब ने बस थोड़ा सा खाना खाया और बिना किसी बात के अपनी अपनी प्लेट उठाकर रख दी। मैंने चुपचाप किचन में जाकर सारे बर्तन समेटे, सिंक में रखे और रोज की तरह किचन साफ किया। लेकिन उस दिन हर काम करते हुए बार बार मेरा ध्यान माँ जी की तरफ ही जा रहा था। बार बार मैं यही सोच रही थी कि ऊपर वाला उन्हें जल्दी ठीक कर दे। घर में ऐसा सन्नाटा मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ऐसा लग रहा था जैसे हर किसी के मन में एक ही डर बैठ गया हो कि आगे क्या होने वाला है। उसके बाद हम सब अपने अपने कमरों में चले गए और मैं और रवि भी अपने कमरे में आकर लेट गए। लेकिन हम दोनों में से किसी की भी आंखों में नींद नहीं थी। रात भर बस करवटें बदलते रहे। कभी मैं छत को देखती तो कभी रवि की तरफ, लेकिन हम दोनों में से कोई कुछ बोल नहीं रहा था। अगले दिन सुबह मैं हमेशा की तरह जल्दी उठी, तैयार हुई और फिर ऑफिस चली गई। बाहर से मैं बिल्कुल सामान्य दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर से मेरा मन बिल्कुल भी शांत नहीं था। ऑफिस पहुंचने के बाद भी मेरा पूरा ध्यान काम में नहीं लग रहा था। फिर भी मैं जानती थी कि मेरी नौकरी हमारे घर के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने खुद को संभाला, मीटिंग में शामिल हुई, अपनी टीम के साथ ज़रूरी काम पूरे किए, क्लाइंट से बात की और पूरे दिन किसी तरह अपना काम ख़त्म किया। लेकिन जैसे ही शाम हुई, मैं बिना कहीं रुके सीधे घर लौट आई। घर पहुंचते ही मैंने देखा कि आज भी वही उदासी पूरे घर में फैली हुई थी। रिधि चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी, विनोद कहीं बाहर गया हुआ था और रवि अपने कमरे में अकेले बैठे थे। उनके चेहरे पर इतनी चिंता थी कि उन्हें देखकर ही मेरा दिल भर आया। मैंने उनसे पूछा, सब ठीक है ना? आज डॉक्टर ने कुछ कहा क्या? लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अभी कुछ नया नहीं है और फिर चुप हो गए। उस दिन भी पूरे घर में किसी ने ज्यादा बात नहीं की। रात को सबने जैसे तैसे थोड़ा बहुत खाना खाया और अपने अपने कमरों में चले गए। मैं भी कमरे में आकर लेट गई। रवि भी मेरे पास आकर बैठ गए। काफी देर तक वो कुछ नहीं बोले। फिर अचानक उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। उनकी आंखें लाल थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत देर से अपने आंसू रोक रहे हों। फिर धीमी आवाज में बोले, तन्वी, मैंने आज पूरे दिन बहुत कोशिश की। मैं अपने जानने वालों के पास गया, बैंक में भी बात की, कुछ दोस्तों से भी मदद मांगी, लेकिन कहीं से भी इतने पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन जल्दी करवाना ज़रूरी है, नहीं तो देर हो सकती है। इतना कहते कहते उनकी आवाज़ भर्रा गई। फिर वो मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गए और मेरा हाथ पकड़कर बोले, मैं जानता हूँ कि इस समय सिर्फ तुम ही हमारी मदद कर सकती हो। तुम ही हो जो माँ को बचा सकती हो। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, अगर हो सके तो हमारी मदद कर दो। मुझे उस समय समझ ही नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। मैंने उन्हें तुरंत उठाया और कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? आप मेरे पति हैं, इस तरह मेरे सामने मत बैठिए। पहले आप शांत हो जाइए, फिर आराम से बताइए आखिर कितने पैसों की ज़रूरत है। उन्होंने आंखों में आंसू लिए मेरी तरफ देखा और बोले, जितनी बचत थी सब खत्म हो चुकी है। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मैं किसी भी कीमत पर अपनी माँ को खोना नहीं चाहता। उनकी हालत हर दिन बिगड़ती जा रही है। अगर समय पर ऑपरेशन नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा। उनकी बेबसी देखकर मेरा दिल टूट गया। मैं जानती थी कि मेरे पास कुछ बचत ज़रूर थी, लेकिन इतनी नहीं कि पूरा इलाज हो सके।
तभी अचानक मेरी नज़र अपने फ्लैट की चाबियों पर गई, जो अलमारी के ऊपर रखी थी। कुछ पल के लिए मैं बिल्कुल चुप हो गई। मेरे मन में एक साथ हजारों बातें चलने लगी। वो फ्लैट मेरी कई सालों की मेहनत का सपना था। मेरी हर महीने की बचत, मेरी हर छोटी बड़ी कुर्बानी उसी घर में लगी हुई थी। लेकिन दूसरी तरफ माँ जी की जिंदगी थी। अगर मैंने उस समय अपने सपने को बचाने की कोशिश की और उनकी जान पर बनाई, तो शायद मैं खुद को जिंदगी भर कभी माफ नहीं कर पाती। मैंने कुछ देर आंखें बंद करके सोचा और फिर गहरी सांस लेकर रवि से कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कल सुबह से ही मैं अपने फ्लैट को बेचने की प्रक्रिया शुरू कर देती हूँ। अगर मेरे सपने को बेचकर किसी की जान बच सकती है, तो मुझे उस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं होगा। इस समय मेरे लिए फ्लैट से ज़्यादा ज़रूरी माँ जी की ज़िंदगी है। मेरी बात सुनते ही रवि की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और बस इतना कहा, तन्वी, मैं जिंदगी भर तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस फ्लैट को बेचने का फैसला मैं माँ जी की जान बचाने के लिए कर रही थी, उसी फैसले के पीछे छिपा हुआ सच मेरी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। माँ जी के इलाज के लिए बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत थी और डॉक्टर बार बार यही कह रहे थे कि ऑपरेशन में ज़्यादा देर करना ठीक नहीं होगा। इसलिए मैंने बिना समय गंवाए फैसला कर लिया कि अपना फ्लैट बेच दूंगी। मेरे लिए उस समय अपने सपनों से ज़्यादा ज़रूरी माँ जी की जान थी। मैंने उसी दिन एक भरोसेमंद प्रॉपर्टी ब्रोकर से संपर्क किया और उसे साफ साफ बता दिया कि मुझे अपना फ्लैट जितनी जल्दी हो सके बेचना है, क्योंकि मुझे पैसों की तुरंत ज़रूरत है। वो मेरे साथ फ्लैट देखने गया। उसने पूरा फ्लैट देखा और बोला, मैडम, अगर आप थोड़ा समय इंतज़ार कर लें तो आपको इसकी बहुत अच्छी कीमत मिल जाएगी। अभी इस इलाके की प्रॉपर्टी की कीमत लगातार बढ़ रही है। कुछ महीने बाद आपको इससे कहीं ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। मैंने उसकी बात ध्यान से सुनी, लेकिन मेरे पास इंतज़ार करने का समय ही नहीं था। मैंने उससे कहा कि मेरे लिए अभी मुनाफा ज़रूरी नहीं है, मुझे सिर्फ जल्द से जल्द पैसे चाहिए, क्योंकि मेरे घर में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होना है। आप बस कोई अच्छा खरीदार ढूंढ दीजिए जो तुरंत पेमेंट कर सके। उसने भी मेरी मजबूरी समझ ली और बोला, ठीक है मैडम, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। अगले कुछ दिनों तक वो लगातार लोगों को फ्लैट दिखाता रहा। आखिरकार उसे एक खरीदार मिल गया। बाजार में उस फ्लैट की कीमत करीब 20 लाख रुपए थी, लेकिन मेरी मजबूरी का फायदा भी कहीं ना कहीं सामने आ गया, क्योंकि जल्दी रजिस्ट्री और तुरंत पेमेंट की वजह से मुझे वो फ्लैट सिर्फ 15 लाख रुपए में बेचना पड़ा। उस समय मुझे पूरे 5 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। जब मैंने रजिस्ट्री के कागजों पर हस्ताक्षर किए, तो एक पल के लिए मेरी आंखें भर आईं, क्योंकि वो सिर्फ एक फ्लैट नहीं था, बल्कि मेरी कई सालों की मेहनत, मेरी बचत और मेरा सपना था। लेकिन अगले ही पल मैंने खुद को समझाया कि अगर इस घर को बेचकर किसी की जान बच सकती है, तो इससे बड़ा कोई सौदा नहीं हो सकता। रजिस्ट्री पूरी होने के बाद जैसे ही पैसे मेरे अकाउंट में आए, मैंने बिना एक दिन की देर किए उनका इंतजाम करना शुरू कर दिया। रवि ने मुझे बताया था कि पूरे इलाज और ऑपरेशन में करीब 22 लाख रुपए लगेंगे। मेरे पास फ्लैट बेचने से 15 लाख रुपए आए थे। कुछ बचत पहले से मेरे अकाउंट में थी, लेकिन फिर भी रकम पूरी नहीं हो रही थी। मैंने बिना किसी झिझक के अपने एक बहुत पुराने दोस्त को फ़ोन किया और उसे पूरी बात बताई। उसने मेरी बात सुनते ही कहा, तन्वी, तुम चिंता मत करो, जितनी मदद मुझसे हो सकेगी मैं ज़रूर करूँगा। उसने मुझे कुछ रुपये उधार दे दिए, बाकी थोड़ी रकम मेरी अपनी बचत में थी। इस तरह बड़ी मुश्किल से पूरे 22 लाख रुपए इकट्ठा हो गए। जब सारे पैसे मेरे हाथ में आए, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मैं उसी दिन सीधे अस्पताल पहुंच गई, जहां रवि पहले से मौजूद थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मैं उनके पास गई और बिना कुछ कहे पूरा बैग उनके हाथ में रख दिया। उन्होंने हैरानी से पूछा, इसमें क्या है? मैंने मुस्कुराकर कहा, इसमें पूरे 22 लाख रुपए हैं। अब किसी बात की चिंता मत करो, जल्दी से माँ जी का ऑपरेशन करवा दो। ऊपर वाला चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने जैसे ही बैग खोल कर देखा, उनकी आंखें भर आईं। वो कुछ पल तक मुझे देखते रहे, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने इतना बड़ा फैसला सच में ले लिया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और भर्राई हुई आवाज़ में बोले, तन्वी, तुमने हमारे लिए इतना सब कुछ कर दिया, मैं जिंदगी भर तुम्हारा ये एहसान नहीं भूल पाऊंगा। तुम सच में बहुत अच्छी हो। ऊपर वाला हर किसी को तुम्हारे जैसी बहू दे। मैं बस हल्का सा मुस्कुरा दी और कहा, यह एहसान नहीं है, ये मेरा भी परिवार है। माँ जी सिर्फ आपकी माँ नहीं है, मेरी भी माँ है। अगर उनके लिए मुझे अपने सारे सपने भी छोड़ने पड़े, तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। हमारी बातें सुनकर पास खड़ी रिद्धि की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने भी मेरे गले लगकर कहा, भाभी, आपने जो किया है वो शायद कोई और नहीं कर पाता। उसी दिन डॉक्टर ने ज़रूरी कागज़ पूरे करवाए और माँ जी को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। उनके कई टेस्ट हुए, खून की जांच हुई, दिल की जांच हुई और ऑपरेशन की सारी तैयारियां शुरू कर दी गईं।
डॉक्टरों ने हमें बताया कि ऑपरेशन आसान नहीं होगा, लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो उनके ठीक होने की उम्मीद अच्छी है। हम सब अस्पताल के बाहर बैठकर ऊपर वाले से उनकी सलामती की दुआ कर रहे थे। उस समय हम सबको यही लग रहा था कि अब सबसे बड़ी मुश्किल खत्म होने वाली है, लेकिन हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस त्याग पर पूरा परिवार मेरी तारीफ कर रहा था, उसी त्याग के पीछे छिपा हुआ ऐसा सच बहुत जल्द सामने आने वाला था, जो हम सबके रिश्तों की नींव तक हिला देने वाला था। उस दिन हम सब अस्पताल के बाहर कई घंटों तक बेचैनी से बैठे रहे। ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती लगातार जल रही थी और हर गुजरते मिनट के साथ हमारी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं बार बार ऊपर वाले से यही प्रार्थना कर रही थी कि बस माँ जी ठीक होकर बाहर आ जाएं। आखिर कई घंटों के बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आए। हम सब तुरंत उनके पास पहुंचे। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा है, अब खतरे की कोई बात नहीं है, बस कुछ दिन इन्हें निगरानी में रखना होगा, उसके बाद इन्हें घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर की ये बात सुनते ही हम सब के चेहरे पर खुशी लौट आई। रवि ने साहत की सांस ली। रिधि और विनोद भी खुश दिखाई दे रहे थे। मेरी आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी मेहनत और मेरा त्याग सफल हो गया। कुछ देर के बाद हमें माँ जी से मिलने की इजाज़त मिली। वो अभी पूरी तरह होश में नहीं थी, लेकिन उन्होंने धीरे से आंखें खोली और मुझे देखकर हल्की सी मुस्कुरा दी। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, माँ जी अब सब ठीक है, आप जल्दी से ठीक होकर घर चलिए, हम सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ दबाया और फिर आराम करने लगी। अगले कुछ दिन वो अस्पताल में ही रही। मैं उन दिनों ऑफिस भी नहीं गई, मैंने छुट्टी ले ली थी। सुबह से शाम तक मैं अस्पताल में ही रहती, कभी डॉक्टर से बात करती, कभी दवाइयों का ध्यान रखती, कभी उनके लिए खाना लेकर जाती। रात में भी जितनी देर ज़रूरत होती मैं वहीं रुकती। रवि और बाकी लोग भी आते जाते रहते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा समय मैं ही उनके साथ बिताती थी। आखिरकार कुछ दिनों के बाद डॉक्टर ने उन्हें छुट्टी दे दी और हम सब उन्हें घर वापस ले आए। शुरुआत के 2-3 दिन सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगा। मैं समय पर दवाइयाँ देती, उनका खाना बनवाती, उन्हें आराम करने के लिए कहती और उनका पूरा ध्यान रखती रही। घर के सभी लोगों ने मेरे त्याग की तारीफ भी की। सबने कहा कि अगर मैंने समय पर इतना बड़ा फैसला ना लिया होता तो शायद माँ जी को बचाना मुश्किल हो जाता। उनकी बातें सुनकर मुझे लगा कि चलो, मेरी मेहनत और प्यार की कद्र तो हुई, लेकिन धीरे धीरे मुझे घर का माहौल थोड़ा अजीब लगने लगा। सब कुछ ऊपर से ठीक था, मगर घर में एक अजीब सी खामोशी रहती थी। पहले जहाँ सब लोग मेरे साथ खुलकर बातें करते थे, अब पता नहीं क्यों मुझे देखते ही चुप हो जाते। कई बार मुझे ऐसा लगता जैसे मैं कमरे में पहुँचती हूँ और मेरी एंट्री होते ही कोई ज़रूरी बात अचानक बंद हो जाती। मैंने 1-2 बार इस बात पर ध्यान दिया, लेकिन फिर खुद ही सोच लिया कि शायद मैं बेवजह ज़्यादा ही सोच रही हूँ। मैं रोज़ की तरह सुबह ऑफिस जाती, अपना काम संभालती, शाम को वापस आकर घर के कामों में भी हाथ बटाती और फिर रात को सबके साथ खाना खाती। जिंदगी फिर से सामान्य होती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हो चुका है। उस रात भी हम सब ने साथ बैठकर खाना खाया। खाने के बाद मैं किचन में गई और सबके लिए चाय बना दी। एक एक करके सबको चाय देकर मैं अपने कमरे की तरफ चली गई। कुछ देर के बाद अचानक मुझे प्यास लगी, तो मैं पानी पीने के लिए वापस किचन की तरफ जाने लगी। तभी जैसे ही मैं हॉल के पास पहुंची, मुझे अंदर से हंसने की आवाज़ें सुनाई दी। मैंने सोचा शायद सब लोग किसी बात पर हंस रहे होंगे, लेकिन तभी मेरे कानों में कुछ ऐसे शब्द पड़े जिन्हें सुनकर मेरी सांसें जैसे वहीं रुक गईं। विनोद हंसते हुए कह रहा था, वाह माँ, क्या कमाल का खेल खेला है आपने। इतना बड़ा ड्रामा किया कि इस बेवकूफ़ को ज़रा सा भी शक नहीं हुआ। ऊपर से पूरे 22 लाख रुपए भी निकलवा लिए और इसको आज तक यही लग रहा है कि आपने सच में ऑपरेशन करवाया है। रिधि भी हंसते हुए बोली, सच में माँ, आपने तो कमाल कर दिया। भाभी तो आपको बीमार समझकर सेवा कर रही थी और उन्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये सब पहले से ही प्लान था। मेरी धड़कन इतनी तेज़ हो गई कि मुझे लगा अभी मेरा दिल बाहर निकल आएगा। मैं वहीं दीवार के पीछे खड़ी रह गई। तभी माँ जी की आवाज़ आई। उन्होंने धीरे से कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, जिन लोगों को पैसे देने थे उन्हें पैसे मैं दे चुकी हूँ। अब उनका मुंह हमेशा के लिए बंद हो गया, कोई भी हमारे खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा, अब सब सुरक्षित हैं। तभी रवि हंसते हुए बोला, और वैसे भी जब मेरे पास इतनी अच्छी कमाने वाली बीवी है तो मुझे नौकरी करने की क्या ज़रूरत है। मैंने तो बहुत पहले ही नौकरी छोड़ दी थी। ऑफिस में कोई दिक्कत नहीं आई थी। ये सब मैंने सिर्फ बहाना बनाया था ताकि ये और ज़्यादा मेहनत करे और घर का सारा खर्चा उठाए। जब बीवी हर महीने 1 लाख रुपए कमा रही हो तो फिर मैं क्यों सुबह शाम नौकरी में पिसूं। आराम से घर बैठकर इसकी कमाई पर जिंदगी काटेंगे। उसकी ये बात सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में खंजर घोंप दिया हो।
जिस इंसान के लिए मैंने अपना सपना बेच दिया, जिस पर आंखें बंद करके भरोसा किया, वही इंसान मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर रहा था। मेरी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं बल्कि अपने साथ हुए विश्वासघात के थे। अगले ही पल मैंने बिना कुछ सोचे हॉल का दरवाजा जोर से खोला। मेरी आवाज सुनते ही चारों लोग एकदम चुप हो गए। उनकी चेहरों का रंग उड़ चुका था। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि मैं उनकी सारी बातें सुन चुकी हूँ। कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया था कि किसी की सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी, और मैं उन चारों को गुस्से और दर्द भरी आंखों से लगातार देख रही थी। फिर मैं गुस्से और दर्द से कांपते हुए उनके सामने खड़ी हो गई, और मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, आखिर आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर आपको पैसों की जरूरत थी तो एक बार मुझसे कह देते। मैं अपनी हैसियत के अनुसार आपकी मदद जरूर करती, लेकिन मेरे भरोसे का इस तरह फायदा उठाने की क्या जरूरत थी? आपने मुझे धोखा दिया, मेरे सपने छीन लिए और मुझे बेवकूफ़ बनाकर मेरे ही पैसों से अपना काम निकाल लिया। मेरी बात सुनकर कुछ पल के लिए चारों चुप रहे। फिर रवि जल्दी से बोला, तन्वी, तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। पहले हमारी पूरी बात तो सुन लो, तुम गलत समझ रही हो। मैंने गुस्से में उसकी बात बीच में ही काट दी और कहा, अब सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। मैंने अपनी आंखों से नहीं लेकिन अपने कानों से सब कुछ सुन लिया। अब तुम लोग चाहे जितना झूठ बोलो, मैं तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं कर सकती। मैंने तुरंत अपना फोन निकालने की कोशिश की और कहा, अब मैं पुलिस को बुलाऊंगी, जो सच है वही सबके सामने आएगा। जैसे ही मैं पुलिस का नंबर मिलाने लगी, रवि दौड़ कर आया और उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने गुस्से में कहा, तुम ये क्या कर रही हो? तुम पुलिस को नहीं बुला सकती। मैंने भी उसका हाथ झटकते हुए कहा, क्यों नहीं बुला सकती? मेरे साथ धोखा हुआ है और मैं चुप नहीं बैठूंगी। तभी विनोद और रिद्धि भी वहां आ गए और चारों ने मिलकर मुझे रोक लिया। मैं लगातार उनसे कहते रही, मुझे जाने दो, तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। अगले ही पल उन्होंने मुझे जबरदस्ती मेरे कमरे के अंदर धक्का देकर बंद कर दिया और बाहर से दरवाजे पर ताला लगा दिया। मैं पूरी ताकत से दरवाजा पीटती रही और चिल्लाकर कहती रही, मुझे बाहर निकालो, तुम लोग बच नहीं पाओगे, मैं तुम सब की शिकायत करूंगी। लेकिन बाहर से सिर्फ उनकी धीमी आवाजें सुनाई दे रही थी। तभी मैंने रिधि को कहते सुना, माँ, अब तो भाभी ने सब कुछ सुन लिया, अब क्या करेंगे? अगर ये बाहर निकल गई तो सीधा पुलिस के पास चली जाएगी। मेरी सास बिल्कुल शांत आवाज में बोली, तुम लोग बिल्कुल घबराओ मत, ये कहीं नहीं जाएगी। कुछ दिन कमरे में बंद रहेगी, भूखी प्यासी रहेगी, तो इसका गुस्सा अपने आप उतर जाएगा। फिर हम जैसा कहेंगे वैसा ही करेगी। उनकी बातें सुनकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जिन लोगों को मैं अपना परिवार समझती थी, वही लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे। अगले 2 दिन मेरे लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। उन्होंने मुझे कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया, खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया, सिर्फ थोड़ा सा पानी रखकर चले जाते थे। मैं भूख और कमजोरी से टूट चुकी थी, लेकिन मेरे अंदर का हौसला अभी भी जिंदा था। मैं बार बार सोच रही थी कि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा, मैं यहाँ से निकलकर सीधे पुलिस के पास जाऊंगी। तीसरे दिन शाम को दरवाज़ा खुला और चारों मेरे कमरे में आए। मैं बिस्तर पर बैठी थी, कमजोरी की वजह से मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। मेरी सास मेरे सामने आकर बोली, देखो बहू, हम तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहते थे, लेकिन तुमने हमें मजबूर कर दिया। अगर तुम पुलिस बुलाने की बात नहीं करती तो हमें ये सब नहीं करना पड़ता। मैंने उनकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। फिर वो बोली, सच ये है कि हमें पैसों की बहुत ज़रूरत थी। विनोद ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर बिजनेस शुरू किया था। शुरू में उसे लगा था कि बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन पूरा बिजनेस बुरी तरह घाटे में चला गया और जिन लोगों से उसने पैसे लिए थे, उन्होंने अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए। पहले तो हमने थोड़ा थोड़ा करके उन्हें पैसे दिए, लेकिन बाद में उन्होंने एक साथ 22 लाख रुपए मांग लिए और धमकी दी कि अगर पैसे नहीं मिले तो विनोद को जान से मार देंगे। रवि भी बोला कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए हमने मिलकर ये पूरा प्लान बनाया। हमें पता था कि अगर सीधे तुमसे इतनी बड़ी रकम मांगेंगे तो तुम ज़रूर सवाल जवाब पूछोगी, शायद मना भी कर दोगी, इसलिए हमने माँ की बीमारी का नाटक किया। कुछ लोगों की मदद ली और तुम्हें यकीन दिला दिया कि ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। मेरी सास ने आगे कहा, हमें डॉक्टर को भी पैसे देने पड़े ताकि किसी को शक न हो। हमें लगा था कि एक बार पैसे मिल जाएंगे तो बाद में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किस्मत ख़राब थी कि तुमने हमारी सारी बातें सुन ली। अब अगर तुम ये बात अपने तक रखोगी और पुलिस के पास नहीं जाओगी तो हम भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस तुम्हें चुप रहना होगा। उनकी पूरी बात सुनने के बाद मैं कुछ पल तक उन्हें देखती रही।
फिर मेरी आंखों में आंसू नहीं बल्कि गुस्सा था, क्योंकि अब मुझे साफ समझ आ चुका था कि उन्होंने सिर्फ मेरे पैसों का नहीं बल्कि मेरे भरोसे, मेरे प्यार और मेरे रिश्ते का भी सौदा कर लिया था। और उसी पल मैंने मन ही मन फैसला कर लिया कि इस धोखे का जवाब अब कानून ही देगा। लेकिन मैंने गुस्से में उन सब की तरफ देखा और कहा कि तुम लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतना बड़ा जुर्म करके आराम से बच जाओगे? ऐसा कभी नहीं होगा। तुम लोगों को तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। और तुम्हें क्या लगता है कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है? मेरा भाई है और वो मुझे बहुत ही अच्छी तरह जानता है। मैं उससे रोज बात करती थी, लेकिन इतने दिनों से मेरी उससे बात नहीं हुई क्योंकि तुम लोगों ने मेरा फोन मुझसे छीन लिया और हर बार वही झूठ बोलते रहे हो। मैं जानती हूँ कि वो जरूर परेशान होगा और मुझे ढूंढते ढूंढते एक दिन यहाँ जरूर आएगा। उस दिन तुम लोगों का सच सबके सामने आ जाएगा। मेरी बात सुनकर रवि की माँ गुस्से में मेरे पास आई और बोली, बहुत भरोसा है ना अपने भाई पर, तो कर ले इंतजार। अब कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, क्योंकि हमने सब इंतजाम कर रखा है। रवि भी हंसने लगा और बोला, जब तक कोई यहाँ पहुंचेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मैं उनकी बातें सुनकर भी बिल्कुल नहीं डरी, क्योंकि मुझे अपने भाई पर पूरा भरोसा था। मुझे पता था कि वो कभी हार नहीं मानेगा और मुझे जरूर ढूंढ निकालेगा। फिर ऐसे ही 2 दिन और बीत गए। मैं उसी कमरे में बंद रही। कभी कोई मुझे थोड़ा सा खाना दे जाता तो कभी कई कई घंटे कोई दरवाज़ा भी नहीं खोलता था। मेरा शरीर कमज़ोर होता जा रहा था, लेकिन हिम्मत अभी भी बाकी थी। तीसरे दिन अचानक मुझे बाहर किसी की तेज़ आवाज़ सुनाई दी। पहले तो मुझे लगा शायद मेरा वहम है, लेकिन जब मैंने ध्यान से सुना तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि मेरे भाई की थी। वो बाहर ज़ोर से कह रहे थे, तन्वी कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। पिछले कई दिनों से उसकी मुझसे बात नहीं हुई। जब भी मैं फ़ोन करता हूँ रवि ही फ़ोन उठाता है और हर बार कोई नया बहाना बना देता है। कभी कहता है वो ऑफिस में है, कभी कहता है किचन में काम कर रही है, कभी कहता है कि तबीयत ठीक नहीं है। आज मैं खुद उससे मिलने आया हूँ, उसे बुलाओ। तभी रवि बाहर आया और बोला, अरे भैया आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। तन्वी तो ऑफिस गई है, आज उसकी बहुत ज़रूरी मीटिंग है। वो देर रात तक ही आ पाएगी। आप चाहें तो बाद में बात कर लेना। लेकिन मेरा भाई उसकी बातों में नहीं आया। उसने पूरे घर में नज़र दौड़ाई और बोला, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन उस समय उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा और वहाँ से चला गया। और उसके घर वाले ये सोचकर हंसने लगे कि उन्होंने मेरे भाई को भी बेवकूफ़ बना दिया। फिर वो लोग मेरे कमरे में आए और आपस में बातें करने लगे कि अब इसका भाई यहाँ तक पहुँच गया है, इसे ज़्यादा दिन यहाँ रखना ठीक नहीं होगा। कहीं सच बाहर आ गया तो हम सब फंस जाएंगे। हमें जल्द ही इसका कोई इंतज़ाम करना होगा। मैं उनकी बातें सुनकर और ज़्यादा डर गई। लेकिन उसी समय अचानक बाहर ज़ोर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और अगले ही पल कई लोगों के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। फिर किसी ने ज़ोर से कहा, कोई अपनी जगह से नहीं हिले, पुलिस पूरे घर की तलाशी लेगी। ये सुनते ही उन सबके चेहरों का रंग उड़ गया। अगले ही पल पुलिस वाले पूरे घर में फैल गए और हर कमरे की तलाशी लेने लगे। मेरा भाई भी उनके साथ था। वो बार बार मेरा नाम लेकर आवाज़ लगा रहा था। तभी एक पुलिस वाले की नज़र उस कमरे पर पड़ी जिसमें मुझे बंद करके रखा गया था। दरवाज़ा बाहर से बंद था। पुलिस ने तुरंत ताला तुड़वाया। जैसे ही दरवाज़ा खुला मेरा भाई मुझे उस हालत में देखकर दौड़कर मेरे पास आया। उसने मुझे रस्सियों से खुलवाया और मुझे गले लगाकर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो बार बार यही कह रहा था कि मुझे पता था कि ज़रूर कुछ गलत हुआ है। मेरी बहन कभी बिना बताए इतने दिन गायब नहीं रह सकती। मैं तुझे कई दिनों से फ़ोन कर रहा था, लेकिन हर बार रवि ही फ़ोन उठाता था। फिर मैंने तेरे ऑफिस में फ़ोन किया तो पता चला कि तू कई दिनों से ऑफिस ही नहीं गई। उस समय मुझे पूरा शक हो गया था। फिर मैं सीधे यहाँ आया, लेकिन इन लोगों ने झूठ बोल दिया कि तू ऑफिस गई है। तभी मैंने बिना देर किए पुलिस को सारी बात बताई और उन्हें लेकर यहाँ आ गया। अगर आज भी मैं देर कर देता तो पता नहीं तेरे साथ क्या हो जाता। मैं भाई की बातें सुनकर रोने लगी। फिर मैंने पुलिस वालों को शुरू से आखिर तक सब कुछ बता दिया। मैंने कहा कि इन लोगों ने पहले मुझसे धोखे से पैसे लिए, फिर जब मुझे इनकी साजिश का पता चल गया और मैंने पुलिस के पास जाने की बात कही तो इन्होंने मुझे इसी कमरे में बंद कर दिया, मेरा फ़ोन छीन लिया और सब कुछ झूठ बोलते रहे कि मैं ऑफिस में हूँ। पुलिस ने मेरी पूरी बात सुनी। फिर रवि, उसकी माँ, उसकी बहन और बाकी लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं दे पाया। पुलिस ने उसी समय उन सबको गिरफ्तार कर लिया। मेरे भाई ने इंस्पेक्टर से कहा कि मेरी बहन के साथ बहुत बड़ा अपराध हुआ है। इन लोगों ने इसे इसकी मर्जी के खिलाफ कई दिनों तक बंद करके रखा। इन सब के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। पुलिस उन सबको हथकड़ी लगाकर अपने साथ ले गई और मैं अपने भाई के साथ अपने मायके वापस आ गई। वहां पहुंचते ही माँ और भाभी मुझे देखकर रो पड़ी। उन्होंने मुझे गले लगा लिया और बहुत देर तक मेरे सर पर हाथ फेरती रही, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं उनके सामने खड़ी हूँ।
अगले कुछ दिनों तक मेरा इलाज चला। मैं धीरे धीरे पहले से ठीक होने लगी। इसके बाद भाई ने एक अच्छे वकील से बात की और मेरे तलाक का केस भी दायर कर दिया। कोर्ट में सारे सबूत पेश किए गए। पुलिस की जांच रिपोर्ट भी हमारे पक्ष में थी, इसलिए ज्यादा समय नहीं लगा और आखिरकार मेरा रवि से तलाक हो गया। दूसरी तरफ पुलिस की जांच पूरी होने के बाद कोर्ट ने रवि और उसके परिवार को दोषी माना, क्योंकि उन्होंने मिलकर मेरे साथ धोखाधड़ी की थी, मुझे बंधक बनाकर रखा था और मुझे डराने धमकाने की कोशिश की थी। अदालत ने सबको उनके अपराध के हिसाब से सजा सुनाई और उन्हें जेल भेज दिया। जब कोर्ट का फैसला आया तो मुझे लगा कि आखिरकार मुझे इंसाफ मिल गया। उस हादसे ने मुझे अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था, इसलिए कई महीनों तक मैं ऑफिस भी नहीं जा पाई। लेकिन मेरे भाई और भाभी ने हर कदम पर मेरा साथ दिया। मेरी भाभी ने कभी मुझे अपनी ननंद नहीं समझा, बल्कि हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह मेरा ख्याल रखा। उन्होंने मुझे फिर से हिम्मत दी। धीरे धीरे मैंने खुद को संभाला और दोबारा अपनी नौकरी शुरू कर दी। आज मैं अपने भाई भाभी और अपने परिवार के साथ खुश हूँ। जिंदगी पहले जैसी तो कभी नहीं हो सकती, लेकिन मैंने जीना फिर से सीख लिया। मैं आज भी ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती हूँ कि सही समय पर मेरे भाई को शक हो गया और उसने हार नहीं मानी, क्योंकि अगर उस दिन वो पुलिस लेकर नहीं आता तो शायद मैं कभी उस नरक से बाहर नहीं निकल पाती। और आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो यही सोचती हूँ कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, अगर इंसान हिम्मत नहीं हारता और सच का साथ देता है तो एक दिन उसे इंसाफ ज़रूर मिलता है।